हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। आज हम क्लास 12 का लेसन नंबर 3 जनसंख्या, वितरण, घनत्व एवं वृद्धि के बारे में पढ़ रहे हैं। बच्चों, हमने पिछले वीडियो के अंदर जनसंख्या वृद्धि के बारे में पढ़ा और उसमें हमने देखा कि जनसंख्या वृद्धि क्या है, जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, जनसंख्या वृद्धि दर ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो हमने देखा कि जनसंख्या वृद्धि किसी क्षेत्र में दो समय अंतरालों के मध्य लोगों की संख्या में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, जनसंख्या वृद्धि। फिर हमने जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में पढ़ा कि किसी क्षेत्र में दो समय अंतरालों के मध्य लोगों की संख्या में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाता है। फिर हमने सूत्र के बारे में पढ़ा था, जनसंख्या वृद्धि दर ज्ञात करने का जो सूत्र था P2 माइनस P1 बटा P1 इंटू 100। ये हमने सूत्र पढ़ा था जनसंख्या वृद्धि दर का। P2 बराबर पिछले वर्ष की जनसंख्या, P1 बराबर वर्तमान वर्ष की जनसंख्या बटा P1 वर्तमान वर्ष की जनसंख्या इंटू 100। ये फॉर्मूला था जिसमें हम जनसंख्या वृद्धि दर को ज्ञात कर सकते थे। फिर हमने जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां पढ़ी। क्या पढ़ी बच्चों? जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां। जनसंख्या वृद्धि की हम मुख्य रूप से 4 प्रवृत्ति के बारे में अध्ययन करेंगे: प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल। इन 4 प्रवृत्तियों में से हमने 2 प्रवृत्ति पिछले वीडियो में पढ़ी थी, प्रागैतिहासिक काल और प्राचीन काल। और हम तीसरी जो प्रवृत्ति है वो है मध्य काल और चौथी प्रवृत्ति है वो आधुनिक काल। इस वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल के अंदर आपने देखा होगा लोग क्या करते थे, आखेट और भोजन संग्रहण इस प्रकार की क्रिया करते थे। और प्रागैतिहासिक काल का जनसंख्या घनत्व 0.04% था, 0.04 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था जनसंख्या घनत्व। तो याद रखना बच्चों, प्रागैतिहासिक काल की मुख्य क्रियाएं क्या थी, आखेट और भोजन संग्रहण। फिर वहां का घनत्व कितना था, 0.04 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर हमने पढ़ा था प्राचीन काल जो 6000 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। कितने ईसा पूर्व से? 6000 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। और इसके अंदर हमने पशुपालन और कृषि क्रिया करते थे। कौन सी? पशुपालन और कृषि जैसी क्रिया करते थे। और इस काल के अंदर नगरों का भी विकास हुआ। किसका विकास हुआ? नगरों का भी विकास हुआ और नई नई सभ्यताओं का भी विकास हुआ। तो याद रखना बच्चों, प्राचीन काल बहुत ही महत्वपूर्ण कालों में से एक है। इसके अंदर 2 क्रियाओं की उत्पत्ति हुई, वो थी पशुपालन और कृषि। फिर इस काल के अंदर किसका विकास हुआ था? नगरों का। फिर प्राचीन काल के अंदर नई नई प्रकार की सभ्यता पढ़ी थी हमने, यूनानी सभ्यता, मिस्र सभ्यता, सिंधु, सरस्वती। इन सारे सभ्यताओं के विकास भी इसी प्राचीन काल में हुआ था। आज हम लेंगे बच्चों मध्यकाल। क्या लेंगे? मध्यकाल। अब मध्यकाल के अंदर क्या परिवर्तन आया जनसंख्या में, उसके बारे में देखते हैं। इतिहास की दृष्टि से यह 700 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी के बीच का कालखंड है। याद रखना बच्चों, मध्यकाल किस समय के बीच की अवधि को माना जाता है? 700 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी के बीच। कौन सा काल कहलाता है? मध्यकाल। 6000 वर्ष पूर्व कौन सा काल था? प्राचीन काल। याद रखना, 6000 वर्ष पूर्व कौन सा काल था? प्राचीन काल। और 700 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी के बीच में कौन सा कालखंड है? वो याद रखना मध्यकाल है। कौन सा काल है? मध्य काल। एक शब्द है इतिहास। इतिहास का मतलब होता है अतीत का क्रमबद्ध तथ्यों के साथ अध्ययन करना, इतिहास कहलाता है। अतीत का क्रमबद्ध तथ्यों के साथ अध्ययन करना। अतीत का क्रमबद्ध तथ्यों के साथ अध्ययन करना क्या कहलाता है बच्चों? इतिहास कहलाता है। इतिहास की यदि विश्व इतिहास के जनक की बात होती है तो बच्चों याद रखना हेरोडोटस यूनानी था, फिर उसको विश्व इतिहास के जनक कहा जाता है।
भारतीय इतिहास की बात आती है तो वेद व्यास, भारतीय इतिहास के जनक की बात आती है तो वेद व्यास। और फिर अपन देखते हैं राष्ट्रीय इतिहास की बात करते हैं जेम्स कर्नल टोड, जेम्स कर्नल टोड ये है इतिहास के विचारक। फिर अगला बिंदु देखते हैं 1650 ईस्वी में विश्व की कुल जनसंख्या 55 करोड़ थी। याद रखना 1650 ईस्वी के अंदर विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 55 करोड़ थी। कितनी थी? 55 करोड़। वर्तमान में कितनी है? 121 करोड़। वर्तमान 2011 के अनुसार यदि देखा जाए विश्व की जनसंख्या, ये भारत की जनसंख्या है 121 करोड़। विश्व की जनसंख्या 2013 के अनुसार देखा जाए 714 करोड़ है। कितनी है? 714 करोड़। तो याद रखना बच्चों 2001 के अनुसार 11 के अनुसार देखा जाए तो 121 करोड़ भारत की जनसंख्या है और 2013 के अनुसार देखा जाए तो 714 करोड़ विश्व की जनसंख्या है। कितनी है? विश्व की जनसंख्या। और यदि 2001 की बात करें तो विश्व की जनसंख्या कितनी है? 608 करोड़। कितनी है? 608 करोड़ विश्व की। इकाई पर 613 करोड़ भी लिखा आता है, ये विश्व की जनसंख्या है। और भारत की जनसंख्या 102.8 करोड़ जनसंख्या देखने को मिलती है। मध्यकाल में जनसंख्या वृद्धि की गति अत्यंत मंद थी और मध्यकाल के अंदर जनसंख्या वृद्धि देखी जाए तो बहुत ही क्या थी? धीमी थी। लेकिन कुछ देशों में भी अधिक भी थी। देखो मध्यकाल के अंदर सभी देशों के अंदर जनसंख्या वृद्धि एक समान नहीं थी। कई देशों के अंदर तो अत्यंत मंद थी और कई देशों के अंदर क्या थी? बहुत ही अधिक थी। इसलिए देखा जाए तो मध्यकाल में जनसंख्या वृद्धि का एक ही प्रारूप देखने को नहीं मिलता था। अगला पॉइंट, इस समय बाढ़, सूखा और महामारियों और युद्धों के कारण जनसंख्या में कमी आई। देखो मध्यकाल के अंदर जनसंख्या कम होने के क्या कारण है यदि पूछा जाए तो सीधा सा कारण बताना है। पहला, बाढ़, सूखा, महामारी और युद्ध, ये 4 ऐसे कारण थे जिसके कारण मध्यकाल की जनसंख्या में क्या देखने को मिली? कमी मिली। क्या मिली? कमी। यदि आपसे पूछ लिया जाए, आपका ये लेसन भी है आगे, आपदा टॉपिक है जिसके अंदर पूछा जाता है काफी बार बाढ़ क्या है। ये सवाल आपके छोटी क्लासों में पूछा गया है और बड़ी क्लासों के जो बोर्ड सिलेबस के अंदर भी पूछा जाता है। तो याद रखना किसी क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा हो जाने से किसी क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा हो जाने से जल भराव हो जाता है। किसी क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा हो जाने से जल भराव हो जाता है, उस स्थिति को क्या कहा जाता है? बाढ़ कहा जाता है। ठीक है। और भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे स्थान है जहां काफी बार बाढ़ आती है और काफी बार सूखा भी पड़ता है। अब सूखा क्या है? तो वर्षा जल तथा आर्द्रता की कमी से फसल व चारा का सूख जाना या जल की कमी हो जाना क्या कहलाता है? सूखा। क्या कहलाता है? सूखा। वर्षा जल और आर्द्रता की कमी से फसल या चारा का सूख जाना या उस क्षेत्र में जल की क्या हो जाना? कमी हो जाना सूखा कहलाती है। और आपको पता ही है अकाल का जो प्रवृत्ति है वो सूखा से शुरू होती है। अकाल अचानक घटित होने वाली जो घटनाएं होती है वो अकाल होती है और अकाल 3 भागों में होता है। आपने देखा होगा तरण काल जिसमें चारे की कमी हो जाती है। ठीक है। अन्न और जल, अन्न जल और तरण, इन अकालों को जब जोड़ते हैं तो त्रिकाल बनता है। क्या बनता है बच्चों? त्रिकाल। याद रखना अन्न जल और तरण, इन तीनों को काल को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? त्रिकाल। क्योंकि ये तीनों अकाल जब होते हैं तो उस समय कौन सी प्रवृत्ति देखने को मिल जाती है? सूखा की प्रवृत्ति। किस प्रवृत्ति देखने को मिल जाती है?
सूखा की प्रवृत्ति। अब हम ले रहे हैं अगला बिंदु, महामारी। महामारी क्या है? किसी बीमारी के कारण जब अत्यधिक मात्रा में जनसंख्या की मृत्यु बढ़ जाती है या मृत्यु दर में वृद्धि हो जाती है, वो हो जाती है महामारी। एग्जाम्पल के रूप में हम यदि लेते हैं तो एक कोरोना जो बीमारी है वो महामारी का ही उदाहरण है, क्योंकि कोरोना से भी बड़ी संख्या में लोग बीमार हो रहे हैं और मृत्यु भी हो रही है। ठीक है, अब हम ले रहे हैं आधुनिक काल। कौन सा काल? आधुनिक काल। 17वीं शताब्दी के मध्य से आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है। याद रखना, कौन सी प्रवृत्ति से? 17वीं शताब्दी से कौन सा काल शुरू होता है? आधुनिक काल। 700 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी के बीच में कौन सा काल है? मध्य काल। आज से 6000 वर्ष पूर्व जो घटित काल है वो क्या है? प्राचीन काल। कौन सा है? प्राचीन काल। तो आपको ये याद रखना बच्चों, आज से 6000 वर्ष पूर्व तो प्राचीन काल हो गया, 700 से लेकर 1650 ईस्वी के बीच मध्य काल हो गया, और 1700 ईस्वी के अंदर क्या हो गया? आधुनिक काल, जो वर्तमान तक माना जाता है। 17वीं शताब्दी के मध्य से आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है। 1650 ईस्वी में विश्व की कुल जनसंख्या 55 करोड़ थी। याद रखना बच्चों, 1650 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 55 करोड़। कितनी थी? 55 करोड़। फिर 1750 के अंदर ईस्वी में ये बढ़कर कितना करोड़ हो गई? 72 करोड़ हो गई। कितनी हो गई? 72 करोड़। याद रखना, 1650 में 55 करोड़, 1750 में 72 करोड़। फिर अगला बिंदु देखते हैं, 1850 ईस्वी में यह दुगुनी वृद्धि के साथ 133 करोड़ हो गई, और फिर 1850 ईस्वी मतलब 100 वर्षों के बीच में ये जनसंख्या कितनी हो गई? दुगुनी हो गई। कितनी हो गई? दुगुनी। 72 करोड़ से कितने हो गए सीधी? 133 करोड़। तो आपने देखा होगा 1750 से 1850 कितने वर्ष हुए? 100 वर्ष। इन 100 वर्ष के अंदर जनसंख्या क्या हुई? दुगुनी हुई। इसका मतलब है जनसंख्या वृद्धि में तेजी आने लग गई। क्या आने लगी? जनसंख्या वृद्धि में तेजी। फिर 1950 ईस्वी तक विश्व की जनसंख्या 251 करोड़ हो गई। फिर आपने देखो 1850 से 1950 फिर 100 वर्ष। इन 100 वर्षों के अंदर जनसंख्या कितनी हो गई? 251 करोड़। कितनी हो गई? 251 करोड़। फिर से दुगुनी हो गई। 133 का कितना हो गया? 251। मतलब फिर से क्या हो गई? दुगुनी हो गई। फिर 2000 मतलब 50 वर्षों में 2000 तक विश्व की जनसंख्या 610 करोड़ और 2013 तक 714 करोड़ जनसंख्या हो गई। फिर 2000 तक अपन देखते 610 करोड़ जनसंख्या हो गई, और फिर 2013 तक 714 करोड़ जनसंख्या विश्व की हो गई। तो आपने देखा होगा कि प्रति 100 वर्ष बाद में जनसंख्या का वृद्धि का तेजी से जो ग्राफ था वो ऊपर उठने लग गया। प्रारंभ के 100 वर्षों के अंदर तो थोड़ी सी जनसंख्या वृद्धि हुई। देखो 1650 से 1750 के बीच में तो थोड़ी जनसंख्या वृद्धि हुई, लेकिन 1750 से 1850 के बीच में दुगुनी वृद्धि देखी। मतलब अचानक उछाल आया या अचानक जनसंख्या में क्या हो गई? वृद्धि। फिर 1850 से लेकर 1950 में 133 करोड़ हो गई। कितने हो गई? 133 करोड़। फिर आपने 1950 से लेकर अपन फिर 2000 तक देखते हैं तो 2000 में 610 करोड़ और 2013 में 714 करोड़ जनसंख्या हुई। तो आपने देखा बच्चों कि विश्व जनसंख्या की जो प्रवृत्तियां हैं वो 4 भागों में थी: प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल, जिसका हमने विश्लेषण के साथ अध्ययन किया है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, उसका नाम है जनसंख्या वृद्धि के कारण। आपने देखा होगा किसी क्षेत्र में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और किसी क्षेत्र में जनसंख्या इतनी ग्रोथ नहीं हो रही है। उसका क्या कारण है? तो कुछ ऐसे कारण हैं जिसके कारण किसी क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ रही है, किसी क्षेत्र में कम हो रही है। तो उन्हीं कारणों को हम विस्तार के साथ इसका अध्ययन करेंगे। तो अपन जनसंख्या वृद्धि के जो कारण है, पहला जो कारण है मृत्यु दर में गिरावट। क्या है? मृत्यु दर में गिरावट। अब मृत्यु दर क्या होती है? मृत्यु दर क्या होती है? तो मृत्यु दर सीधी सी बात समझे जाए तो एक वर्ष के दौरान जितने भी लोग मरते हैं वो सब क्या कहलाता है? मृत्यु दर। एक वर्ष के मध्य अवधि के दौरान जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है उसी को क्या कहता है? मृत्यु दर। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमारे पास या इस क्षेत्र में 1000 आदमी थे, उनमें से 200 आदमी की क्या हो गई? मृत्यु। तो मृत्यु दर कौन सा कहलाएगी? 200। क्या कहलाएगी? 200। ये हो गई मृत्यु। अब देखो 200 बटा 1000 इंटू 100, तो इसमें कितना आ जाएंगे? 20%। तो जनसंख्या मृत्यु दर कितनी है? 20%। इस क्षेत्र की मृत्यु दर क्या है? 20%।
तो मृत्यु दर है यदि आपके किसी क्षेत्र में कम होगी तो उस क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि क्या होगी, अधिक होगी। क्या होगी, अधिक। तो मृत्यु दर में गिरावट। विश्व में जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण मृत्यु दर में नियंत्रण है। यदि किसी क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो उसका महत्वपूर्ण जो कारक है वो मृत्यु दर पर कंट्रोल करना है। मृत्यु दर पर क्या करना है, कंट्रोल करना है। आपने देखा होगा कि मध्यकाल या आपने देखा होगा जब भारत आजाद नहीं हुआ उससे पहले या 1950 से पहले से अपन लेते हैं तो आपने देखा कि लोगों के पास अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होने के कारण, रहन सहन के बेहतर अवसर न होने के कारण वो विभिन्न प्रकार की बीमारी से जल्दी इनकी क्या हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी। उस समय मृत्यु दर पर कोई कंट्रोल नहीं था, इसलिए जनसंख्या वृद्धि भी क्या थी, कम थी। लेकिन वर्तमान में आधुनिक सुविधाएं, चिकित्सा सेवा की वृद्धि, इन सभी कारणों से आज मृत्यु दर पर हमने क्या पा लिया है, कंट्रोल पा लिया है। इसके कारण जनसंख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। विगत 50 वर्षों में वैज्ञानिक उपलब्धियों की तथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के कारण संक्रमण रोगों तथा महामारियों पर सफलतापूर्ण नियंत्रण से मृत्यु दर में भारी गिरावट आई है। और पिछले 50 वर्षों के अंदर हमने क्या क्या उपलब्धि हासिल कर ली जिसके कारण मृत्यु दर पर हमने क्या पा लिया, कंट्रोल। पहले वैज्ञानिक उपलब्धि है, हमारे पास ऐसे उत्तम प्रकार के वैज्ञानिक हो गए जो किसी प्रकार की बीमारियों का इलाज ढूंढने में सक्षम है। इस कारण से कभी भी कोई प्रकार की बीमारी आती है तो उसका तुरंत इलाज हो जाने से उस समय उनकी मृत्यु दर को क्या हो जाती है, कम हो जाती है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाएं, आज अपन देखते हैं विभिन्न प्रकार की छोटी से छोटी जो प्रॉब्लम होती है तो अपन तुरंत कहाँ चले जाते हैं, हॉस्पिटल चले जाते हैं, जिसके कारण मृत्यु दर में क्या आ गई है, कमी। और संक्रमण रोगों तथा महामारी पर सफलतापूर्ण नियंत्रण, और जो संक्रमण रोग हो जाता है या महामारी आ जाती है उसी के ऊपर भी वैज्ञानिक द्वारा शोध अनुसंधान करके नए नए टीके या मेडिसिन खोज ली जाती है जिसके कारण वह मृत्यु दर में कमी आ जाती है। तो इस तरह आपने देखा बच्चों, जनसंख्या वृद्धि को बढ़ाने में मृत्यु दर किस तरह सहयोग करती है। तो आपने पहला पॉइंट देखा मृत्यु दर में गिरावट। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट बिंदु, खाद्य आपूर्ति। खाद्य आपूर्ति के अंदर यदि हम बच्चों देखते हैं तो आपको सीधी सी बात है, यदि व्यक्ति को 3 वक्त का जो भोजन है समय पर उपलब्ध हो जाता है तो क्या उस क्षेत्र की जनसंख्या कम होगी, नहीं होगी। क्योंकि व्यक्ति का जो जीवन का जो आधार है वो 3 चीज है, रोटी, कपड़ा और मकान। यदि व्यक्ति को ये 3 चीजें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं तो उस क्षेत्र में कभी भी जनसंख्या की कमी निर्धारित नहीं होगी, कभी भी जनसंख्या कम नहीं होगी। तो विश्व स्तर पर यदि देखा गया है कि किसी भी क्षेत्र में भोजन की कमी नहीं होगी, सभी को समय पर जो भोजन की जरूरत होती है, जितना भोजन की जरूरत होती है उतना उपलब्ध करवाया जाएगा। लेकिन पहले क्या होता था कि जैसे प्राचीन काल के अंदर, मध्य काल के अंदर क्या होता था कि कभी कभी अकाल पड़ जाता था और राजा महाराजा रजवाड़ों के द्वारा लगान वसूला जाता था, तो उस समय लोगों के पास अनाज की क्या रहती थी, कमी रहती थी। क्या रहती थी, कमी रहती थी। और उस कमी के कारण उस समय लोगों की संख्या भी क्या थी, कम थी और जनसंख्या वृद्धि भी क्या रही थी, कम रही थी। लेकिन वर्तमान के अंदर जब हरित क्रांति की शुरुआत हो गई तो उसके कारण खाद्यान्न में आपूर्ति में तेजी से क्या होने लगे, वृद्धि हो गई। हरित क्रांति, हरित क्रांति का मतलब होता है कि बच्चों सीधी सी बात याद रखना कि फसल के उत्पादन में वृद्धि करना, फसल के उत्पादन में वृद्धि करना। इस हरित क्रांति की शुरुआत हुई और विश्व हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो नॉर्मन बोरलॉग ने की थी, नॉर्मन बोरलॉग ने की थी। और इसे विश्व के अंदर आधुनिक कृषि विज्ञान के जनक भी कहा जाता है, आधुनिक कृषि विज्ञान के जनक कहा जाता है। ये अमेरिका के जो निवासी थे उन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत की जिसके कारण उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई और उत्पादन में तेजी से वृद्धि हो जाने के कारण विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को जितना भोजन की आवश्यकता है उतना भोजन उपलब्ध करवाया गया। और भोजन उपलब्ध कराने का सीधा असर जनसंख्या वृद्धि पर पड़ा और तेजी से उन क्षेत्रों के अंदर जहाँ आसानी से भोजन उपलब्ध होने लगा वहां पर जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी। खाद्य आपूर्ति,
विश्व में खाद्यान्नों तथा अन्य खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति से जनसंख्या वृद्धि दर प्रभावित। यदि विश्व के अंदर जो निश्चित खाद्यान्न पदार्थ है जो हमें चाहिए, रोटी है, सब्जी है, अनाज है, दाल है, ये जो हमें चाहिए वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है, पूर्ण रूप से उपलब्ध हो जाता है, तो उन क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। किसकी क्या हो जाती है, जनसंख्या में वृद्धि। फिर है शांति और सुरक्षा। देखो बच्चों, जिन क्षेत्रों के अंदर शांति और सुरक्षा पाई जाती है उन क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। एग्जाम्पल के रूप में हम उदाहरण लेते हैं तो प्राचीन काल के अंदर और मध्य काल के अंदर जब राजा महाराजों, रजवाड़ों और अंग्रेजों का जब शासन था तो लोगों की शांति और सुरक्षा बहुत ही कम थी। इस कारण से उस समय युद्धों के अंदर, आपसी मतभेद के अंदर जब लड़ाई हो जाती थी तो बड़ी संख्या में लोगों की हानि होती थी। लेकिन वर्तमान में इस प्रकार की जो युद्ध स्थिति है बहुत ही कम उत्पन्न होती है। इस कारण से जनसंख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसके अलावा जन सरकार के द्वारा प्रत्येक नागरिकों को सुरक्षा पहुंचाना हमारे संविधान के मूल अधिकारों के अंदर भी दिया हुआ है कि शांति और सुरक्षा लोगों को उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है। और सरकार उन लोगों की शांति और सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार की सैनिक टुकड़ियां जैसे फौजी हैं, पुलिस है और प्रकार के अधिकारी हैं उनको स्थापित करते हैं जिससे लोगों को कोई नुकसान ना हो, लोगों को कोई अशांति ना फैले और लोगों को कोई प्रकार की असुरक्षा महसूस ना हो। शांति और सुरक्षा को स्थापना से विश्व के सामान्य प्रगति का विस्तार हुआ और शांति और सुरक्षा के कारण विश्व में क्या हुआ, जनसंख्या बढ़ी। पहले क्या होते थे, युद्ध होते थे और युद्ध हो जाते थे और युद्धों के अंदर लाखों सैनिक मर जाते थे। तो उस समय लाखों सैनिक की जब हानि होती थी जनसंख्या क्या हो जाती थी, कम। और अब देखा जाए तो इस प्रकार के युद्ध क्या हो गए, बहुत ही कम होते हैं या कभी कभी होते हैं 40-20 वर्षों के अंदर। इसलिए जनसंख्या की हानि क्या होती है, कम होती है तथा जनसंख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती। इस तरह जनसंख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि। तो आपने बच्चों इस वीडियो के अंदर जनसंख्या वृद्धि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जैसे मृत्यु दर में गिरावट, जैसे अगला पॉइंट जैसे खाद्य आपूर्ति और शांति और सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण बिंदु का अध्ययन किया। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि की जो प्रवृत्तियां थी जैसे मध्यकाल और आधुनिक काल का विस्तार के साथ आपने अध्ययन किया। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम कुछ जो पॉइंट बचे हुए हैं जनसंख्या वृद्धि से संबंधित उसके बारे में पढ़ेंगे और फिर जनसंख्या वृद्धि की जो विशेषता है उनके बारे में पढ़ेंगे। और इसके अलावा हम जनसंख्या वृद्धि के जो हो रही उसके ऊपर हम कौन से उपाय करें जिससे इस जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल किया जा सकता है उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। और जनांगीय संक्रमण जो चक्र या सिद्धांत है उसका भी हम विश्लेषण के साथ अध्ययन है और नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।